प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 9 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह वीडियो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भौतिकी के अगले पार्ट 9 के साथ में। सबसे पहले तरंग गति को डिस्कस कर लेते हैं कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं, बेतार के तार, रेडियो तरंगे इत्यादि पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस आती हैं। फिर ध्वनि के जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंग, वो शून्य में संचरण नहीं करती है या निर्वात में संचरण नहीं करती है। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं, तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं। एक्सरेज का प्रयोग क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे किसी क्रिस्टल की संरचना को अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में इंफ्रारेड वेव्स या अगर हिंदी में कहें तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव का प्रयोग दूर संचार में किया जाता है। आंतों के रोग को जानने में सीटी स्कैन में एक्सरेज का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। तो ध्वनि का वेग, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड में होता है और फिर उसके बाद गैस में। मतलब सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सबसे कम गैस में। ध्वनि में निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ध्वनि के लिए क्या चाहिए? साउंड वेव्स के लिए एक मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता है। म्यूजिक कंसर्ट में हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, नहीं तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इको, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी परावर्तित सतह के सुनने वाले के मध्य कितने से अधिक होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर से अधिक होनी चाहिए, नहीं तो ध्वनि परावर्तित होकर वापस आएगी। ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकंड होता है। अब श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, ये 3 तरह की तरंगे हैं जिसका अगर फ्रीक्वेंसी के बेस पे कहा जाए तो कैसे पता करेंगे? तो अब श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम इसके फ्रीक्वेंसी होती है। कई बार प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि जो श्रव्य तरंगे मतलब जो हमको सुनाई देती हैं उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो यह प्रक्रिया सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाती है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मैक नंबर क्या होता है? तो ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 60 डेसिबल के बीच ध्वनि उत्पन्न होती है। जब जेट विमान उड़ रहे होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है डेसिबल, वो कितनी होती है? 140 से 160 dB होती है। और WHO ने एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना बताया है? 45 dB के लगभग होना चाहिए। मनुष्य के लिए शोर को सहने की क्षमता कितनी है? 80 से 90 dB। और अगर इससे ज़्यादा शोर अगर आता है तो फिर वो कानों को इरिटेट करता है। जब किसी बंद कमरे या गिरजाघर, जैसे एग्जाम्पल है गिरजाघर, में ध्वनि अगर उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों एवं छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ समय तक आवाज़ें लगातार आती रहती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुरणन कहलाती है। स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ के अनुसार अगर बात की जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया है कि कौन कौन से वेव्स हैं और उनके स्पेक्ट्रम के आधार पे कैसे पता करेंगे। तो वेवलेंथ के आधार पे बात करें तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रेज। गामा रेज की सबसे कम है। और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इधर वाले जो वेव्स हैं, इस साइड वाले दाहिने साइड में, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब गामा की सबसे ज़्यादा, एक्सरेज की उसके बाद, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। टीवी के रिमोट में जो
वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली कौन से वेव होते हैं? इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, समटाइम्स वे रेडियो वेव्स भी होते हैं। टीवी का जो वीडियो संचालन होता है वो किस मॉड्यूलेशन तकनीक के द्वारा होता है? कम्युनिकेशन के किस माध्यम द्वारा? तो यह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा होता है। एम स्टैंड्स फॉर ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम फॉर मॉड्यूलेशन। और जो टीवी में जो आवाज़ आती है, श्रव्य तरंगे होती है, उसमें कौन सा तकनीक इस्तेमाल होता है? एफएम, मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एम फॉर मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से श्रव्य तरंगे टीवी में सुनाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा के ऊपर। तो डायनमो जो होता है उसका सिद्धांत क्या होता है? तो डायनमो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जनरेटर में क्या होता है, हैंडल मारने के बाद उसमें क्या होता है, जो मोटर होता है वो मैकेनिकली मूव करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा उसमें जनरेट होती है और फिर उसके माध्यम से लाइट जलता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में उसका परिवर्तन होता है डायनमो में। धातु जो बल्ब फिलामेंट में उपयोग होता है, तो टंगस्टन धातु का बल्ब फिलामेंट में इस्तेमाल होता है और फिलामेंट का सामान्य ताप क्या होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर फ्यूज का सिद्धांत काम करता है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है और गलनांक बहुत कम होता है। मानव शरीर अगर सूखा रहेगा तो उसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 मेगा ओम या 10⁻6 ओम होगा। और अगर गीला शरीर होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, लगभग 100 ओम के बराबर होता है। हैलोजन लैंप में क्या होता है? टंगस्टन प्लस सोडियम होता है और सोडियम के उपस्थिति के कारण हैलोजन जो लाइट होते हैं उनका रंग पीला हो जाता है। घरेलू ट्यूबलाइट जो होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? आर्गन प्लस मरकरी के वाष्प का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रोशनी क्या होती है? दुधिया रोशनी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो मरकरी का और नियॉन या आर्गन के या जेनॉन के गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू बल्ब जो होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, प्लस उस बल्ब के अंदर जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन या आर्गन गैस होती है। ट्यूबलाइट में चोक का इस्तेमाल किया जाता है। चोक क्या करता है? तो लाइन वोल्टता को बढ़ाता है और लाइन वोल्टता के बढ़ने से क्या होगा? स्टार्टर करंट बढ़ाकर, और उसमें जो स्टार्टर लगा होता है वो करंट को बढ़ाकर चोक को देता है। फिर चोक क्या करता है? कुंडली प्रेषित धारा जो होती है उसको बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है और ट्यूबलाइट जो होता है वो दीप्तमान हो पाता है। भूक्रोड के अंदर, मतलब भूमि के कोड के अंदर चक्रक धाराएं चलती रहती हैं और इन चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब बात कर ली जाए चालकता के ऊपर, तो अति चालकता का लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता होती है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन होता है। उच्च ताप अतिचालक कौन सा पदार्थ होता है? सिरेमिक ऑक्साइड। परम शून्य ताप, जिसे 0 केल्विन भी कहा जाता है, 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी चालकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है एवं प्रतिरोध क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटता जाता है। तो इस तरह से मैंने फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनके ऊपर आप सबके साथ इस लेक्चर टाइम में डिस्कस किया। आगे के जो भी वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आप सबके साथ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के ऊपर चर्चा करूँगा। तब तक आप सब केमिस्ट्री और फिजिक्स का नोट बना लें। उम्मीद है आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं लेक्चर 10 में।